हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पे। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर का विशाल मैदान। इसको हम लोग दो वीडियो में अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में हम लोग निक्षेप के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान का अध्ययन करेंगे और दूसरा राज एवं नदी के आधार पर, जैसे सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। या राज लेंगे तो उत्तर प्रदेश का मैदान, राजस्थान का मैदान, बिहार का मैदान, हरियाणा का मैदान, पंजाब का मैदान। तो ऐसे हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वह निक्षेप के आधार पर, नदियों के द्वारा जो निक्षेप किया जाता है उसके आधार पर उत्तर के विशाल मैदान का अध्ययन करेंगे। तो उत्तर का विशाल मैदान किसके आधार पर? निक्षेप के आधार पर। निक्षेप के आधार पर। उससे पहले हम आपको यह बता दिए चलते हैं कि उत्तर के विशाल जो मैदान है यह दुनिया के महत्वपूर्ण मैदानों में एक है। कहते हैं इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? लगभग 3200 किलोमीटर। चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर। और यहां जो जनसंख्या निवास करती है वह लगभग 50 करोड़ जनसंख्या निवास करती है उत्तर के विशाल मैदान में। और यह भारत का अन्न भंडार है। अन्न भंडार का मतलब समझ आया ना? यानी कि यहां इतना अधिक अन्न उपजता है कि लगभग भारत का पेट भर सा जाता है। खाद्यान्न उत्पादन के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो ये हमारे मैदान के कारण ही हुआ है। और वर्तमान में जो हम उत्तर का विशाल मैदान देख रहे हैं यह पहले खाई था। क्या था? खाई। जब यूरेशियाई प्लेट से ऊपर क्या है? यूरेशियाई प्लेट। नीचे कौन सा प्लेट था? गोंडवाना लैंड। ठीक है। जब दोनों में टकराव हुआ तो किसका निर्माण हुआ? यहां पर कौन सा सागर था पहले? टेटिस सागर। तो हिमालय का निर्माण हुआ, तो हिमालय का निर्माण यहां हो गया। ठीक है। और ये जो एरिया है ये क्या हो गया? ये तो गोंडवाना लैंड ही था, चट्टान था, गोंडवाना लैंड। और ये बीच का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये क्या था? खाई था, गहरी खाई था। बाद में हिमालय के द्वारा निकली गई नदियों के द्वारा, प्रायद्वीपीय पठार के द्वारा निकली गई नदियों के द्वारा इसमें क्या हुआ? निक्षेप, यानी कि भरण शुरू हो गया। यानी कि नदियों के निक्षेप से वर्तमान मैदान का स्वरूप आया है। तो नदियों के निक्षेप के आधार पर हम लोग मैदान का आज अध्ययन करेंगे कि मैदान, निक्षेप के आधार पर मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। यूरेशियाई प्लेट का जो ये भाग था जो गोंडवाना लैंड से टकराया था, इसका नाम था अंकारा लैंड। है तो पूरा का पूरा यूरेशियाई प्लेट ही, लेकिन जो टकराया था उसका नाम अंकारा लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है। उत्तर के विशाल मैदान किसके आधार पर? तो निक्षेप के आधार पर। तो इसको हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला है भांबर का मैदान। एक एक करके हम लोग डील करेंगे। पहले इसको पॉइंट बना लेते हैं। भांबर का मैदान। दूसरा है तराई का मैदान। तराई का मैदान। तीसरा है बांगर का मैदान।
और तीसरा नंबर लिखना भूल चुके हैं, यहाँ पर चौथा नहीं। तो इसको कहते हैं हम लोग खादर का मैदान, खादर का मैदान। तो निक्षेप के आधार पर मैदान को हम लोग कितने भागों में बांट लिए? 4 भागों में बांट लिए। तो अब एक एक करके इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि उत्तर के विशाल मैदान को नदियों के निक्षेप के आधार पर हम लोगों ने 4 भागों में विभाजित किया है। भांबर का मैदान, तराई का मैदान, बांगर का मैदान और खादर का मैदान। तो भांबर का मैदान, इसकी विशेषता हम लोग देखेंगे। अब नदी का अध्ययन तो अभी लोग नदी का अध्ययन हम लोग पहले कर चुके हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के तहत। तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि भांबर नदी जो है अपने साथ क्या लेके आती है, जब पहाड़ी इलाकों से गुजरती है तो अपने साथ छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, बालू, बजरी आदि को साथ में लेकर बहती है। और जहां ऊंचाई से वो नीचे की ओर गिरती है तो उस इलाके में बहुत बड़े क्षेत्र में वह कंकर, पत्थर, बालू को जमा कर देती है और उसी में नदी क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है, छिप जाती है। क्योंकि आप लोग देखते होइएगा कि एक शीशा का गिलास लीजिए, शीशा का गिलास लीजिए, उस गिलास में पूरा का पूरा बालू भर दीजिए और उसमें फिर से पानी भरिए, उसी प्रकार की स्थिति हो जाती है भांबर के मैदान में। नदी की गहराई तो होती है, नदी का पानी तो बहुत नीचे तक होता है, लेकिन आपको लगता है कि हम नाला को पार कर रहे हैं या इससे होकर नाला बह रही है, तो इसको कहते हैं भांबर का मैदान। नदी यहाँ पर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। और यहाँ पर चूंकि पत्थर, बजरी, कंकर का ही बहुलता होता है, यही कारण है कि वनस्पति का अभाव होगा। वनस्पति का मतलब समझ है, पेड़ पौधे का अभाव होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, कंकर, पत्थर, बजरी की प्रधानता। बहुलता लिख देते हैं, अच्छा रहेगा नहीं? बहुलता, ठीक है। नदी क्या होती है? यहाँ पर नदियाँ लिख देते हैं, सारी नदी ऐसी करती है अधिकतर। नदियाँ लुप्त हो जाती है, होती है लेकिन दिखती नहीं है, ठीक है। अगला है वनस्पति का क्या होगा? अभाव होगा, वनस्पति का अभाव होगा। वनस्पति का क्या होगा? अभाव होगा। तो ये रहा भांबर का मैदान। नदियां होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है, और यह पहली बार जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो वो मैदान बन जाता है तराई का मैदान। हम इसको दूसरा फिगर भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि नदी ऐसे निकली, तो यहां पर क्या करी? कंकर पत्थर जमा कर दी। इसको कहते हैं भांबर का मैदान, भांबर का मैदान, ठीक है। इसके बाद जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो पानी क्या हो जाता है? छितर जाता है। यह हो जाता है तराई का मैदान, जो दलदली होता है, तराई का मैदान। और उसके बाद होता है बांगर का मैदान, जो कि पुरानी जलोढ़ होता है, और जो नवीन जलोढ़ होता है जहां बाढ़ का पानी हर साल पहुंचता है उसे कहते हैं खादर का मैदान। ये रहा संरचना दूसरा। अब आते हैं हम लोग तराई के मैदान में। तो तराई के मैदान की सबसे बड़ी विशेषता है, यहां नदियां यहां पर पहली बार मैदानी भागों में प्रवेश करती है। मैदानी भागों में पहली बार प्रवेश, ठीक। तो क्या जब नदी मैदानी भागों में आती है तो क्या हम लोग उसके लिए रास्ता बना के रखते हैं कि उसके लिए पेटी बना दे उसी होकर बहे? नहीं, वो अपना रास्ता खुद बनाती है। तो रास्ता बनाने से पहले नदी का जो जल होता है चारों बगल छितर सा जाता है, यानी कि जो भूमि हो जाएगा क्या हो जाएगा?
दलदली हो जाएगा। ठीक है, दलदली हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा, वनस्पति की सघनता होगी, सघन वनस्पति। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, मलेरिया का प्रकोप होगा, मलेरिया का प्रकोप होगा, मलेरिया का प्रकोप होगा, क्योंकि यहां मच्छर का पैदाइश ज्यादा होगा, मच्छर का पैदाइश ज्यादा होगा। और यहां पर जैव विविधता का क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी, विविधता का क्षेत्र। तो तराई का मैदान की ये विशेषता हो गई। मैदानी भागों में पहली बार नदी प्रवेश करती है तराई के मैदान में, और पानी चारों बगल छितर जाने के कारण यह इलाका दलदली हो जाता है। लेकिन दलदली होने के साथ साथ यहाँ पर चारों ओर सघन वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर दलदल होते हैं, वनस्पति काफ़ी घना होता है, पेड़ पौधे, तो वहाँ पर मच्छर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रकोप होते हैं, यानी कि मलेरिया ज़्यादा फैलते हैं। और वो एरिया जो है पूरा का पूरा तराई का जो मैदान होता है वो जैव विविधता का क्षेत्र हो जाता है। जैव विविधता के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है तराई का मैदान। दूसरा है बांगर का मैदान, यहाँ पर लेते हैं। अगला बांगर का मैदान। तो बांगर का मैदान, नदी जब अपने साथ मैदानी भागों में जब बहेगी तो अपने साथ अब मिट्टी ढोएगी, मिट्टी को प्रवाहित करेगी, और वह जब पानी उस पर ज़्यादा उफान पर आएगा तो नदी मिट्टी को क्या करेगा, बाहर के एरिया में भर देगा। तो जब धीरे धीरे वो एरिया ऊंचा हो जाता है और बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, तो एरिया जो होता है बांगर का मैदान हो जाता है, यानी कि इसको कह सकते हैं ऊंची भूमि। ऊंची भूमि, बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। इसको पुरानी जलोढ़ भी कहते हैं, इसको पुरानी जलोढ़ भी कहते हैं। क्योंकि अब आप यह ध्यान दीजिए, क्या आप जब अपना घर बनाना चाहेंगे तो क्या ऐसे एरिया में बनाना पसंद करेंगे जहां बाढ़ का पानी हर साल आए? नहीं ना, आप वहां घर बनाना पसंद करेंगे जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचे, वहां जल का जमाव नहीं हो, यानी कि ऊंची भूमि पर। यही कारण है कि जो बांगर का मैदान है, बांगर का मैदान है क्योंकि यह ऊंची भूमि है, यहाँ खेती कम किया जाता है क्योंकि उपजाऊ भूमि कम होता है, खेती कम क्योंकि उपजाऊ कम होता है, भूमि उपजाऊ कम होता है। इसलिए एरिया निवास के लिए, घर बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, निवास योग्य भूमि। बांगर के मैदान में लोग निवास करना ज्यादा से ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जान ही रहे हैं इसकी क्या खासियत है, ऊंची भूमि है, यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, यह पुरानी जलोढ़ है, यहाँ उपजा की संभावना भी ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि भूमि उपजाऊ कम होती है, इसलिए लोग यहाँ निवास करना ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं। पुरानी जलोढ़ का मतलब समझ रहे हैं, पुरानी निक्षेप, नदियों द्वारा निक्षेप, पुरानी निक्षेप, पुरानी निक्षेप। अब आते हैं हम लोग चौथा मैदान, खादर का मैदान। खादर का मैदान, तो इसको क्या कहते हैं, इसके सेम हम लोग क्या करेंगे, उलट कर देंगे, यहां लिखेंगे नीची भूमि, नीची भूमि। ऊंची भूमि का उल्टा, बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है तो यहां लिखेंगे बाढ़ का पानी हर वर्ष पहुंचता है, हर वर्ष आता है, बाढ़ का पानी हर वर्ष आता है। अब क्या है लिखे यहां पर, पुरानी जलोढ़, तो यहां लिखेंगे नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़। पुरानी निक्षेप यहां लिखे तो यहां लिखेंगे नवीन निक्षेप, नवीन निक्षेप, यानी कि यहां पर नदियां पानी लाती है तो अपने साथ
नई जलोढ़ की मिट्टी को लाकर भी भूमि के परत पर बिछा देती है, जो कि काफी उपजाऊ होती है। यह क्या होगा? उपजाऊ भूमि होगा, उपजाऊ भूमि होगा। इसलिए खेती क्या होगा? ज्यादा होगा। खेती का विकास यहां होगा, यहां खेती का विकास होगा। ठीक है। और यह निवास के योग्य नहीं होगा, क्योंकि कोई आदमी ऐसा है जो बाढ़ के एरिया में निवास करना पसंद करेगा? नहीं, निवास के योग्य नहीं। यह सिर्फ खेती के लिए पसंद है। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में उत्तर के विशाल मैदान का अध्ययन किया। निक्षेप के आधार पर इसको हम लोगों ने 4 भागों में विभाजित किया: भांबर का मैदान, तराई का मैदान, बांगर का मैदान और खादर का मैदान। और चारों मैदानों की हम लोगों ने महत्वपूर्ण विशेषताओं को ध्यान रखा। तो आज कोई वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। अब प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। धन्यवाद।